हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग लंजे से मिलने के लिए आया था एंड उन दोनों ने कुछ टाइम तक एक दूसरे के साथ स्पेंड किया एंड देन विंग चला गया एंड लंजा बेहोश हो गया एंड देन अंकल ने कहा कि अब बहुत हुआ, अब वो लोग हॉस्पिटल जाने वाले हैं। इस तरफ मैडम यू जो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, उन्हें याद आ रहा था कि उनका ग्रैंड मदर बहुत ही कंजर्वेटिव वुमेन थी। उनका एक अलग ही बिलीव्स एंड अनशेकेबल फेथ था, वो भी वुमेन्स को लेकर। वो कहती थी कि वुमेन को अपने साइड लूज नहीं करना चाहिए। मैडम यू के लिए एक चीज़ क्लियर है, अगर आपका किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं है देन आपको उसके ऊपर एक रस्सी बांध लेना चाहिए ताकि वो ना चाहते हुए भी आपके कंट्रोल में रहे। जब मैडम यू ने विंग का फर्स्ट ट्रॉफी तोड़ा था, उसी वक्त उन्होंने अपना फर्स्ट एम लॉस्ट कर दिया था। विंग जो बहुत ही छोटा बच्चा था, जिसने अपना फर्स्ट प्राइज जीता था, बहुत ही प्राउड था, शाइनी था उसका आइज। उसके आइज के सामने एक ड्रीम था, एक बेटर फ्यूचर का। उसके आइज में एक होपफुलनेस था। जब वो प्राइज जीत कर आया था, उसने मैडम यू के सामने आया था एंड उसने उस प्राइज़ को अपने छोटे छोटे हैंड से मैडम यू को ऑफर करते हुए कहा था, आई आज ये मैंने स्कूल में जीता है। मैडम यू सोच रही थी अगर आज उनका ग्रैंड मदर यहाँ पर होती तो उन्हें मैडम यू के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता ये देखकर कि मैडम यू का उस छोटे से बच्चे के ऊपर कोई अफेक्शन ही नहीं है। इनफैक्ट मैडम यू को खुद भी ऐसा लगा। उन्होंने विंग का ट्रॉफी तो तोड़ दिया, बट ये विंग से ज़्यादा उनके लिए एक पनिशमेंट था। पनिशमेंट कम सेटिस्फेक्शन था, क्योंकि जो कुछ भी विंग का है वो उनका है, विंग उनको बिलोंग करता है। मैडम यू ने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि वो कहीं भी किसी भी चीज़ से अपने आप को कंट्रोल होने नहीं देंगी, चाहे वो प्यार हो या फिर कुछ और। बट वो ये नहीं देख पाई कि वो प्यार से तो कंट्रोल नहीं हो रही थी, बट वो अपने गुस्से से, अपने रिसेंटमेंट से कंट्रोल हो रही थी। उनकी लाइफ में प्यार का कोई जगह नहीं था, बट रिसेंटमेंट का जगह था। जब उन्होंने विंग का ट्रॉफी तोड़ा था, तब उन्होंने जस्ट ट्रॉफी को तोड़ने के लिए नहीं तोड़ा था, उन्होंने विंग को ये समझाने के लिए तोड़ा था कि वो जो बेटर फ्यूचर का ड्रीम देख रहा है वो नहीं हो सकता। उसका बेटर फ्यूचर, उसका जो कुछ भी है फ्यूचर में, वो मैडम यू के हाथों में डिपेंड कर रहा है। उसे खुद से कुछ करने का या फिर जीतने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसका लाइफ मैडम यू का है, उसे मैडम यू का वेपन बनना है एंड एट द सेम टाइम एक शील्ड भी बनना है। मैडम यू ने यही समझाने के लिए उसका फर्स्ट प्राइज तोड़ा था। तब मैडम यू को पता नहीं था कि वो छोटा सा बच्चा ये समझ पाया है या नहीं, बट जिस दिन विवुशियन ने खुद अपना सेकेंड ट्रॉफी तोड़ा था, उस दिन मैडम यू को समझ आया कि विवुशियन उनकी बात समझ चुकी है। जिस दिन विंग ने अपना सेकेंड ट्रॉफी तोड़ा था, उस दिन मैडम यू ने उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं देखा था। तब भी विंग छोटा ही था, बट स्टिल उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक एक्सेप्टेंस था। उस दिन मैडम यू ने विंग में खुद को देखा था, एक ऐसा बच्चा जो उसके इशारों में नाचेगा, एक ऐसा बच्चा जो अनटेमेबल होगा, एक ऐसा बच्चा जो उनका खुद का नहीं है। जो मैडम यू का नहीं है वो सब कुछ ओन करना चाहती थी, वो सब कुछ अपने तरीके से हासिल करना चाहती थी। हाँ, ये ह्यूमिलेटिंग है, बट स्टिल उन्होंने विवुशियन के सारे विंग्स को काट दिया एंड उसके ऊपर एक इनविजिबल रस्सी बांध दिया, क्योंकि विवुशियन को टेम्प्ट नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ रस्सी बांधकर कंट्रोल किया जा सकता है। टाइम के मुताबिक उसे बस पुल एंड पुश करना होगा। मैडम यू को पता था कि ह्यूमिलेटिंग है, डिसग्रेसफुल है, शेमफुल है, बट इससे उन्हें फ़ायदा हो रहा था। बट शायद मैडम यू ने ठीक से वो रस्सी बांधा नहीं था, अदरवाइज आज उनके टेबल के ऊपर विवुशियन का ही बनाया हुआ उसके रिप्लेसमेंट के कैंडिडेट्स का लिस्ट नहीं रखा होता। शायद मैडम यू को विवुशियन के साथ और भी हार्श या फिर थोड़ा बहुत प्यार से पेश आना चाहिए था। एटलीस्ट उन्हें बेटर होने की प्रेरणा करना चाहिए था। एटलीस्ट ये प्रेरणा करना चाहिए था कि वो उनसे प्यार करती हैं या फिर कुछ और, तो शायद आज ये रस्सी लूज नहीं हो जाता। मैडम यू ये सोच ही रही थी
तभी विंग ने कहा, इस लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं, एंड डोंट वरी, इनको ट्रेन मैं करूँगा। जब तक इनका ट्रेनिंग पूरी ना हो जाता तब तक मैं नोटिस पीरियड में रहूँगा, एंड अगर इनमें से कोई भी अच्छे से ट्रेंड हो गया तो इन्वेस्टर्स कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करेंगे एंड सब कुछ सही रहेगा। मैडम यू सोच रही थी कि ये पूरे कॉरपोरेट वर्ल्ड मैडम यू को एक वायलेट स्पाइडर बुलाती हैं। उन्होंने कभी भी इस टाइटल को एक्नॉलेज नहीं किया है, बट उनको इसका मीनिंग पता है। उन्हें पता है कि उन्हें इस नाम से क्यों बुलाया जाता है, इसका क्या रेपुटेशन है। कॉरपोरेट वर्ल्ड मैडम यू को कैलकुलेटिव की तरह देखते हैं, स्ट्रेटेजिक देखते हैं, टैक्टिकल देखते हैं। उन्हें पता है कि मैडम यू जो कोई भी मूव लेती हैं बहुत ही सोच समझ कर लेती हैं। उनका हर एक डिसीजन बहुत ही जुडिशियस होता है। कॉरपोरेट वर्ल्ड के आइस में मैडम यू कोई मिस्टेक्स नहीं करती। इवन अगर वो करती भी हैं तो उस मिस्टेक से भी कोई ना कोई एडवांटेज निकल के आता है, बट इन रियलिटी लोगों को इसका हाफ ही पता है। I mean, ये बात सच है कि आज वो इस सक्सेस के मुकाम तक खुद के हार्ड वर्क से ही पहुंचे हैं, बट उनका लाइफ ऐसे नहीं था। उनका लाइफ बाकी वुमेन की तरह ही था। उन्हें बार बार उनके मिस्टेक्स, उनके फॉल्ट, उनके फ्रेंग कंपोजर से डिफाइन किया जाता था। उनकी ग्रैंडमदर कहती थी कि वुमेन्स को कभी भी साइट लूज नहीं करना चाहिए, बट सेकेंड टाइम जब मैडम यू ने अपना साइट लूज किया था तब उन्होंने एक ऐसा काम किया था जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने उस इंसान को इंसल्ट किया जिससे वुई wuxian प्यार करता है। उन्होंने उस इंसान को करोड़ों लोगों के सामने, पूरे मीडिया, पूरे बिजनेस वर्ल्ड के सामने एक रेकलेस की तरह इंसल्ट किया, एंड आज उसका नतीजा उनके सामने है। इतने सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का लिस्ट। वो ये सोच ही रही थी तभी विंग ने कहा, एंड अबाउट आचेंग, मैं हमेशा उसे गाइड करूँगा। मैं यहाँ पर काम करूँ या ना करूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसको मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा। ये वुई wuxian का काइंडनेस है। उसने जो ऑफ़र किया है वो उसका काइंडनेस है जो मैडम यू समझ सकती हैं, बट फिर भी उन्हें ये नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा, एंड ये चैरिटी किस लिए? ये बोलते टाइम उनका नज़र उनके लैपटॉप में था। उनके लैपटॉप स्क्रीन में एक मेडिकल रिपोर्ट था, जिन्हें देखने के बाद उनके दिमाग में जैसे सब कुछ मेस ही हो गया। इतने दिनों से मैडम यू वुई wuxian को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही थी, उससे बात नहीं कर रही थी, बट आज पहली बार उन्होंने बात किया। उन्होंने पूछा, ये चैरिटी किस लिए कर रहे हो? इससे उसका क्या अच्छा होगा? ये बोलते मैडम यू सोच रही थी कि जिस दिन पार्टी में उन्होंने लांगवांग जी को इंसल्ट किया था, उन्हें अंदर ही अंदर पता था कि इसके लिए उन्हें नतीजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने खुद कैरेडिंग स्टफ्स को पे किया था ताकि वो लोग झूठ बोले। एंड जब वुई wuxian ने मैडम यू के कोई भी रीजंस चुनने से मना कर दिया था, उन्हें पता था कि वो अभी नतीजा भुगतने वाली हैं। एंड देन नियस ने अपना इन्वेस्टमेंट हटा लिया। इनफैक्ट मैडम यू ने अपने बेटी को भी नहीं छोड़ा, एंड शायद इसके लिए उनकी बेटी कभी भी उन्हें माफ़ नहीं करेंगी। मैडम यू ने एक डील क्लोज करने के लिए अपने बेटी की शादी जिन गुआंगशन के घर में कराया था। मैडम यू को पता था कि लांगवांग जी शायद कभी भी फिर से इस घर पे वापस नहीं आएंगी। अगर ऐसी बात है तो ज़रूर वुई wuxian ये घर छोड़ के चला जाएगा। एंड जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। उनके ओवर कॉन्फिडेंस, उनका फुलिशनेस, उन्हें नहीं पता कि किसकी वजह से उन्होंने ये सब स्टेप लिया है, बट उन्हें लगा था कि लांगवांग जी को घर से निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उसकी वजह से उन्हें कुछ डील्स खोना पड़े, कुछ इन्वेस्टमेंट खोना पड़े तो भी ठीक है। एंड वैसे भी वो अपने खुद के बेटी के भरोसे तो खो ही चुकी हैं। वो ये सोच रही थी तभी वुई wuxian ने कहा, ये कोई चैरिटी नहीं है आई, ये मेरा ड्यूटी है, मैं अपना ड्यूटी कर रही हूँ। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, इतने बिग वर्ड्स तुम्हारे मुंह में शोभा नहीं देता। ये बोलते मैडम यू सोच रही थी ज़रूर वुई wuxian को पता नहीं होगा। अगर पता होता तो वो ये बात मैडम यू से छुपा नहीं पाता। एटलीस्ट उसका एक्सप्रेशन मैडम यू से वो छुपा नहीं पाता, क्योंकि मैडम यू उसे बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। वो ये सोच ही रही थी तभी विंग ने कहा, अगर आप और भी लोगों को इंटरव्यू करना चाहती हैं तो आप मुझे बता सकती हैं।
इनफैक्ट आचेंग भी मुझे ज्वाइन कर सकता है। फाइनली मैडम अपने चेयर से उठी एंड वो विंग की तरफ जाने लगी। उन्होंने कहा, आई थिंक एक बिग नेम को ठुकराना बहुत आसान होता है जब किसी के साथ एक दूसरा बिग नेम जुड़ा होता है। ये सुन के विंग का फेस बिल्कुल चेंज हो गया। उसने कुछ टाइम के लिए रिस्पॉन्स नहीं दिया एंड देन जब उसने रिस्पॉन्स दिया उसे देख के लग रहा था कि शायद वो ये सब नहीं बोलना चाहता बट उसे बोलना पड़ रहा है। उसने कहा, यू वाई, आपका बर्डन्स आपका है, मेरा नहीं है। ये सुनते मेरा म्यू बिल्कुल फ्रीज हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसा रिएक्ट करना चाहिए। सडनली उन्हें बहुत ही नेकेड फील हो रहा था। इससे पहले वो और रिएक्ट कर पाती, विंग ने कहा, अपने खुद के जस्टिफिकेशंस मुझ में ढूंढना बंद कीजिए। ये सुन के मेरा म्यू ने वार्निंग देते हुए कहा, आइंग, बट विंग ने उन्हें इग्नोर किया। विंग ने कहा, अगर आप ऐसा करती रहेंगी तो अब इसके वजह से दूसरों को हर्ट करते रहेंगी एंड शायद एक दिन आप खुद को भी हर्ट कर देंगी। मैं आपकी तरह नहीं हूं आई, मैं आप नहीं हूं। ये सुन के मैराम्यू ने गुस्से में विंग की तरफ आगे बढ़ा तो विंग भी कुछ स्टेप्स पीछे चला गया। ऐसी बात नहीं है कि वो डर गया है या फिर वो कावर्ड है, वो बस सिंपली मैराम्यू से फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था। उसे पता था कि मैराम्यू उसे थप्पड़ मारने के लिए आ रही है। तो विंग ने कहा, आई एम सॉरी आई। इस बार विंग के वॉइस में कोई टॉन्ट नहीं था, जस्ट एक टायर्डनेस था, एक एग्जॉशन था, जैसे कि वो सिंपल फैक्ट बोल रहा है। विंग ने कहा, मैं आपको ऐसा करने नहीं दे सकता, मैं हर्ट होने के लिए अलाउड नहीं हूं। मेरे हस्बैंड का पीस ऑफ माइंड इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये सुन के मैराम्यू ने अपने लैपटॉप की तरफ देखा। उनका लैपटॉप जिसके स्क्रीन में अभी भी वो रिपोर्ट साफ दिख रहा है। वो लैपटॉप विंग से बस एक ही हाथ के दूरी में है, बट शायद अभी तक उसे इस रिपोर्ट के बारे में पता नहीं है। विभूषण की वजह से मैराम्यू को बहुत सारा लॉसेस झेलना पड़ रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स चले गए हैं, उनका एम्पायर लगभग वीक हो चुका है एंड इस सब के बाद भी उन्हें वापस में ये मिल रहा है। जिस दिन से विंग का शादी हुआ है उस दिन से मैराम्यू के अंदर एक फीलिंग था कि शायद वो विभूषण को खो देंगी, शायद उनके हाथ से ये रस्सी फिसल जाएगा। सिर्फ इसी रीजंस की वजह से उन्होंने अपने हस्बैंड को भी अपने रास्ते से हटा दिया है। मैराम्यू को पहले से ही पता है कि वो विभूषण के ऊपर जितने भी क्रुएल्टी कर रही थी इतने दिनों से अभी भी कर रही हैं, वो बस इसलिए कर पा रही है क्योंकि विभूषण इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, विभूषण इस चीज़ को अलाउ कर रहा है, अदरवाइज वो ऐसा नहीं कर पाती। एंड उन्होंने विभूषण को ये सब अलाउ करने के लिए सिखाया है, उसे ट्रेनिंग दिया है। बट अब जब विभूषण अपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, इससे मैराम्यू को एक साफ मैसेज मिल गया है कि अब वो विभूषण को कंट्रोल नहीं कर सकती, अब वो रस्सी उनके हाथ से छूट चुका है। इससे पहले वो रिस्पॉन्ड कर पाती, विभूषण के फोन बज उठा। उसने अपने फोन को पॉकेट से निकाला आंसर करने के लिए, बट इससे पहले वो आंसर कर पाता मैराम्यू ने वो बात कहा जो शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें पता है इसके लिए पे कौन करता है? ये सुन के विंग ने मैराम्यू की तरफ देखा। मैराम्यू ने कहा, तुम्हारे फोन, तुम्हारे बिल्स, तुम्हारे कपड़े, एवरी सिंगल लग्जरी तुम यूज करते हो, उन्हें कौन पे करता है? ये सुनती विभूषण का फिंगर जैसे फ्रीज हो गया एंड वो कॉल का आंसर नहीं दे पाया। उसका फोन रिंग हुआ जा रहा था एंड देखते देखते वो रिंग्स होना बंद हो गया। विंग कुछ टाइम तक वैसे ही खड़ा था। उसके फेस में एक ब्लैंकनेस था, उसके आईज में एक डिसबिलीविंग लुक था, जैसे कि उसे बिलीव नहीं हो रहा। एंड देन कुछ सेकंड बाद वो मैराम्यू के डेस्क के पास आया एंड देन उसने अपने फ़ोन को उस डेस्क के ऊपर रख दिया एंड देन उसने अपने वॉच को भी वहाँ पर रख दिया। इन दी एंड उसने अपने कार के चाबी को भी वहाँ पर रख दिया। उसने कहा, मेरे ऑफिस में जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर ही रहेंगे, मैं उन्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊँगा। क्या मैंने सब कुछ वापस कर दिया है यू फुरन? जैसे ही विंग ने मैराम्यू को यू फुरन बुलाया, मैराम्यू पहले चौंक गई। विंग पहली बार
उन्हें इस नाम से एड्रेस कर रहा था। मैंने उन्हें एक्सपेक्ट किया था कि विंग अपने तरफ से डिफेंस करेगा, पर उसने नहीं किया। उसने कोई भी डिफेंस नहीं किया। उसने मैडम के फेस में ये नहीं कहा कि उनका जो एम्पायर है उसका एग्जिस्ट करने का हाफ रीजन विंग खुद है। उसने कुछ भी नहीं कहा। वो ये सोच ही रही थी, तभी विंग ने कुछ टाइम बाद कहा, मैं आपके घर के चावल एंड नमक खाकर बड़ा हुआ हूँ। अगर मैं अपना लाइफ भी दे दूंगा तब भी मैं इसके लिए रिपे नहीं कर पाऊंगा। तो मैं ये कहूँगा भी नहीं कि मैंने उसके लिए रिपे कर दिया है। वो रिपे करना इम्पॉसिबल है। ये सुन के मैडम ने अपने फेस को टर्न कर लिया। इस बात में वो क्या आंसर देंगी। जब विंग ने कि मैडम ने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया तो विंग ने कहा, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अगर आपने इनमें से किसी को चूज़ किया तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, एंड अगर आप और भी ऑप्शंस देखना चाहेंगे तब भी आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। उसने मैडम के डिसमिसल का वेट नहीं किया, बिल्कुल अपने हस्बैंड की तरह। विंग वहाँ से चला गया। मैडम को आइडिया भी नहीं है कि विंग के जाने के बाद वो कितने टाइम से वहाँ पर ही खड़ी थी, एंड वहाँ पर खड़े खड़े उन्होंने कितने सारे ऑप्शंस के बारे में सोचा है। उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में सोचा है ताकि उन्हें लास्ट ऑप्शन में ना जाना पड़े, बट कोई भी ऑप्शंस उनका काम का नहीं रहा। अब उन्हें वही काम करना पड़ेगा जो उन्होंने लास्ट के लिए बचा कर रखा था। वो ये सोच ही रही थी तभी उनके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। उनके इन्फॉर्मेंट ने एक मैसेज भेजा है। इस इन्फॉर्मेंट को मैडम ने विभूषण के पीछे ऑलमोस्ट लास्ट 5 ईयर्स से लगा कर रखा है। उन्होंने उस मैसेज को ओपन किया। इन्फॉर्मेंट ने लिखा था, एक पिक्यूलियर न्यूज़ है, ईमेल चेक कीजिए। मैडम इमीडिएटली अपने चेयर पे जाकर बैठ गई, एंड फिर से उनके सामने ईमेल में वही रिपोर्ट आया जो उन्होंने कुछ टाइम पहले देखा था, एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट। उस प्रेगनेंसी का बस 2 ही हफ्ता हुआ है। मैडम यूँ सोच रही थी, एक तरफ ये एक एंड का बिगिनिंग होने वाला है, क्योंकि अब वो जो करने वाली हैं उसके बाद विभूषण को कन्विंस करना नामुमकिन हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड उनके पास सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। उनके सामने सारे दरवाज़ा बंद हो चुका है, सिर्फ यही खिड़की खुला है। हालांकि वो रस्सी मैडम के हाथ में नहीं है, बट आईवी विंग के आसपास एक रस्सी है। सिर्फ एक ही इंसान है जो विभूषण के माइंड को चेंज करा सकता है। फिर से मैडम के कंप्यूटर में एक और नोटिफिकेशन आया। ये नोटिफिकेशन उनके प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से आया है। उन्होंने उस मेल को भी ओपन किया, एंड उसे ओपन करते ही उनका फिंगर फ्रीज हो गया। वहाँ पर एक कॉल लॉग था, काइंड ऑफ एक कॉल रिकॉर्डर जो स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया गया था कुछ इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए। उसके साथ एक अटैचमेंट भी आया था जहाँ पर ये साफ दिखाई दे रहा था कि विभूषण एंड वेन रोहन एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गई, एट द सेम टाइम बहुत टेंस्ड भी। पिछले कुछ सालों से जियांग कंपनी ने बहुत डेवलपमेंट्स किया है, एंड हमेशा इसके पीछे मैडम यू के साथ विभूषण भी था। उसके बिना ये सब करना इम्पॉसिबल था। बट वेन रोहन की बात बिल्कुल डिफरेंट है। वेन रोहन का प्राइड बहुत ज़्यादा है। वो किसी के सामने बेक नहीं करता, या तो वो लोगों को पे करता है या तो वो लोगों से बेक करवाता है। बट अगेन, अगर वेन रोहन का ईगो इतना बड़ा होता तो आज उनके सामने ये ईमेल, ये अटैचमेंट एंड ये कॉल रिकॉर्ड नहीं रहता। इसका मतलब वेन रोहन को फायदे से ज़्यादा और कुछ दिखता ही नहीं है। वो फायदे के लिए अपने कैरेक्टर से बाहर जाकर भी काम कर सकता है। अगर वेन रोहन अभी भी विभूषण के पीछे है एंड वो चाहता है कि विभूषण उसके प्रोजेक्ट को हैंडल करे, इसका मतलब उसने अपना प्रोजेक्ट अभी तक कैंसिल नहीं किया है। वो अपना प्रोजेक्ट जियांग कंपनी के पार्टनरशिप के अलावा भी कर सकता है। एंड जियांग कंपनी का सबसे ज़्यादा नुकसान वेन रोहन के प्रोजेक्ट को खोने के बाद ही हुआ है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इसे मैडम यू कुछ भी नहीं कर सकती। जिस इंसान की वजह से उनका ये प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ है, सिर्फ वही इंसान इस प्रोजेक्ट को एंड जियांग कंपनी को बचा सकता है, एंड वो है विभूषण। करंट मेल के पास ही वो प्रीवियस मेल है।
वो मेडिकल रिपोर्ट्स जो शायद मैराम्यू को कहीं ना कहीं टॉन्ट कर रहा है। अब उन्हें एक गैम्बल खेलना ही पड़ेगा, उन्हें एक रिस्क लेना ही पड़ेगा एंड शायद वो थर्ड टाइम अपने साइट को लूज करने वाली हैं। बट इस बार वो जो कुछ भी कर रही हैं इंटेंशनल कर रही हैं। अगर इस बार वो हार गई तो वो खुद की वजह से होंगी। उन्होंने अपने फ़ोन उठाया एंड किसी से कहा उसे अंदर भेजो। देन उन्होंने फ़ोन को साइड में रख दिया। वो सोच रही थी वायलेट स्पाइडर कोई अनकैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेती, वो वही करती है जो इम्पोर्टेंट है। वो ये सोच ही रही थी जब उनके ऑफिस के दरवाज़ा ओपन हुआ एंड एक लड़का दरवाजे से अंदर आया। उसके माउथ में एक कैंडी था। वो हंस रहा था तो उसके दांतों के बीच में वो कैंडी दिख रहा था। उसके लेफ्ट आर्म में बहुत सारे टैटूज थे एंड उसके लेफ्ट आर्म के एक फिंगर मिसिंग भी था। अंदर आने से पहले उसने नॉक भी नहीं किया। इनफैक्ट चेयर में बैठने से पहले उसने पूछा भी नहीं। वो डायरेक्ट अंदर आया एंड चेयर में आकर बैठ गया। दिन वो चेयर को केयरलेसली स्पिन करने लगा। उसने कहा गुआंगशान ने कहा है कि यहाँ पर आना मेरे लिए वर्दी है, तो अगर आप मुझे डिसअपॉइंट ना करेंगे तो अच्छा ही होगा। मैराम्यू सोच रही थी जिस तरीके से ये इंसान जिन गुआंगशान को गुआंगशान कह के बुला रहा है, इसका मतलब ये कोई ऐसा वैसा इंसान तो है नहीं। मैराम्यू ने स्ट्रेट पॉइंट में पूछा तुम एक काम करने के लिए कितने हद तक जा सकते हो? उस इंसान ने कहा वो डिपेंड करता है आप मेरे चेक में कितने सारे जीरोस ऐड करेंगे। मैराम्यू अपने सीट में लीन्ड हुई एंड उन्होंने कहा मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, तुम विभूषण के अगेंस्ट कितने हद तक जाने के लिए रेडी हो? उस इंसान ने चेयर को स्पिन करना बंद कर दिया। उसने मैराम्यू को एक लुक दिया जैसे कि उसे कोई डर नहीं लगा, वो बस एम्यूज्ड है। उसने कहा पहले चेक में जीरोस का नंबर डबल करो, देन हम बात कर सकते हैं। मैराम्यू ने वही किया। इस बार वो मोस्ट अनकैलकुलेटेड रिस्क ले रही हैं। उन्होंने उस लड़के से कहा कि उस लड़के को लांगवांग जी से अकेले में मिलना है एंड उसको ये समझाना है कि अगर किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स को खो दिया तो उसे कैसा फील होता है। लांगवांग जी को उसका एविडेंस दिखाना है। उसने उस लड़के से कहा कि लांगवांग जी को उस लड़के को ये दिखाना है कि टॉर्चर कैसे होता है, एकदम लाइव दिखाना है डेमो के साथ। अगर पॉसिबल हुआ उसे रियल इंजरीज एंड मर्डर करके भी दिखाना है अगर जरूरत पड़ा तो। चाहे जो कुछ भी हो जाए उस लड़के को लांगवांग जी को बहुत डराना है, एकदम बोन डीप फियर। दिन मैराम्यू ने कहा जिस इंसान के पास खोने के लिए बहुत कुछ हो उसको डराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एंड अगर उस इंसान के अंदर कोई चाइल्ड बढ़ रहा हो तो उसे डराना तो और भी इजी है। ये सुन के उस लड़के ने कहा ओ माय गॉड, अब तो मुझसे भी ज़्यादा वर्स हैं। मैराम्यू ने कहा अगर ज़रूरत पड़ा तो अपने साथ कुछ बिग शॉट नेम्स भी लेकर जाना। अपना काम करो एंड तुम्हारे चेक में जीरोस का नंबर और भी ज़्यादा ट्रिपल्ड हो जाएगा। तुम जितने चाहे बिग नेम्स ले सकते हो। इनफैक्ट तुमने लास्ट में जो क्राइम किया है उनमें से भी किसी का नेम तुम ले सकते हो। तुम उसे ये समझाओ कि विभूषण के एनिमी कोई एक इंसान नहीं है बल्कि बहुत सारा इंसान है जो उसके पीछे पागल है उसे मारने के लिए। एंड वो सबके साथ तो लड़कर जीत नहीं सकता, तो उसे बहुत डराओ, जितना हो सके डराओ, जो करना पड़े वो करो। उसे इतना डराओ कि वो मेंटली पैरालाइज हो जाए, वो मेंटली शॉक्ड रहे, ताकि उसे डर रहे कि वो बहुत जल्दी अपने हस्बैंड को खोने वाला है अगर उसने अभी कभी कोई स्टेप ना लिया तो। ये सुनकर उस लड़के ने एक सरकास्टिक स्माइल किया। उसने कहा शायद आप भूल रही हैं कि वो एक लान है। तभी मैराम्यू ने बिटरनेस से कहा जैसे कि मैंने कहा जिसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है उसे कंट्रोल करना बहुत ईजी होता है। एंड राइट नाउ लांगवांग जी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। एंड वैसे भी तुम्हें ऐसे ही इतना ज़्यादा पे नहीं किया जा रहा। एंड याद रखना जैसे ही लांस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे एंड उसका अंजाम जो कुछ भी होगा वो तुम्हें खुद झेलना पड़ेगा। सो जितनी जल्दी हो सके ये सब काम फिनिश करो। उसके बाद तुम्हें एक फुल्ली पेड वेकेशन दिया जाएगा।
वो भी कुछ सालों के लिए। ये सुन के वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा, जैसे कि वो पहली बार कोई रिडिक्यूलस स्टेटमेंट सुन रहा हो। उसने कहा, ओके ओके, अब मैं मजाक नहीं कर रहा, बट जिस रीज़न की वजह से आप मुझे इतना ज़्यादा पे कर रहे हो वो रीज़न ये है ताकि कोई भी इंसान आपके बेटे से ऊपर या फिर आपके बेटे के अगेंस्ट ना जा पाए, यही ना। ये सुन के मैडम यू ने ग्लेयर किया तो वो इंसान और भी हंसने लगा। उसने मॉकरी वॉइस में कहा, अब लकी हैं, पता है क्यों? क्योंकि मेरे लिए विजन से भी ज़्यादा मनी मैटर करता है। चलो मैंने आपको माफ़ कर दिया, अब हम जल्दी से ये डिस्कस एंड फाइनल कर लेते हैं कि मुझे क्या करना होगा। तो मुझे लांगवांग जी को ये बिलीव करवाना होगा कि उसका हस्बैंड कहीं भी इस डेंजर से बाहर नहीं जा पाएगा, तो उसे कोशिश करना ही बंद कर देना चाहिए, यही ना। मुझे बस यही करना होगा ना। तो ये मैडम यू ने कहा, 3 कंडीशंस है शुयांग, इन कंडीशंस को भूलना मत। ये सुन के शुयांग ने ग्रोन की और कहा, मुझे ऑलरेडी ऐसा लग रहा था कि मुझे इनफ पे नहीं किया जा रहा, एंड अब आप कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कंडीशन है? मैडम यू ने कहा, फर्स्ट, जब तुम अपना काम करोगे तब विवुशियन उस जगह से दूर रहना चाहिए या फिर किसी काम में इन्वॉल्व रहना चाहिए ताकि वो वहाँ से निकल ना पाए। ये सुन के शुयांग ने कहा, देखिए मैं आपका पॉइंट समझ पा रहा हूँ, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, किसी भी काम करने का सेफेस्ट प्लेस उस इंसान के आसपास ही होता है, क्योंकि कोई भी वहाँ पर सस्पेक्ट नहीं करता। मैडम यू ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, सेकंड, जब तक मैं कोई सिग्नल ना दूं अपने एक भी मसल मूव तक मत करना। अभी तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले गुआंगशन अपना काम करे, अगर वो नहीं कर पाया देन तुम करोगे, एंड अगर वो अपना काम कर पाया देन शायद हमें तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सुन के शुयांग ने कहा, बट मुझे पे तो किया जाएगा ना। अगेन मैडम यू ने उसे इग्नोर किया। मैडम यू ने कहा, 3, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, बट लांगवांग जियो कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक स्क्रैच तक नहीं लगना चाहिए। इसको लेकर बहुत ज़्यादा सावधान रहना। ये सुन के शुयांग ने कहा, अब ये हिपोक्रिटिकल लग रहा है। मैडम यू ने कहा, शुयांग, मैं कोई भी चीज़ें ऐसे ही नहीं बोलती, विभूषण को मुझसे बेहतर और कोई भी नहीं जान सकता, एंड आई बिलीव तुम्हें ये अच्छे से पता है कि हम आग के साथ खेल रहे हैं। ये सुन के शुयांग ने कुछ कहा तो नहीं, इसका मतलब उसे पता है कि विभूषण अगर गुस्सा हो जाए तो वो क्या कर सकता है। ये सब बोलने के बाद मैडम यू ने शुयांग को डिसमिस कर दिया, जाने के लिए कह दिया। बट शुयांग पहले अपने पेमेंट के एडवांस 25% लिया एंड देन वो वहां से गया। उसने ये भी कहा कि काम के बाद उसे वेकेशन में कहाँ पर जाना है। एनीवेज, मैडम यू ने अपने आप को समझाया कि विभूषण को सबक सिखाने के लिए ये करना ज़रूरी था, इनफैक्ट बहुत ज़रूरी था। उसे याद दिलाना होगा कि उसका रूट्स क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो किसको बिलोंग करता है। इनफैक्ट मैडम यू को ये सब चीज़ें बहुत ही नॉस्टैल्जिक लग रहा था, एंड इसकी वजह से उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्हें अपने पास्ट के थॉट्स को लेकर गुस्सा आ रहा था। आई मीन पास्ट में उन्होंने बहुत कोशिश की थी विभूषण से प्यार करने का, बट उनसे नहीं हो पाया, एंड वो विभूषण अभी भी सेम ही है। उसका स्ट्रेंथ, उसका फ्लॉज सब सेम है, एंड उसके इतने सारे फ्लॉज में से एक फ्लॉ उसके सबसे ज़्यादा बिगेस्ट है, जो पहले भी था अभी भी है, एंड वो ये है कि विभूषण मैडम यू का नहीं है, उनका खुद का नहीं है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको मैडम यू क्या करने वाली हैं? ज़रूर बताना हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक लेटर टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।